वो मंत्रालय दे देंगे। हम इतना जरूर हर इंडियन को पता होना चाहिए कि जब मंत्रालय बढ़ते हैं तो उसमें 3 लेवल के मंत्री बनते हैं। कौन कौन? जो सबसे खास लोग होते हैं किसी भी पीएम के, किसी भी पार्टी के लिए जो जी जान लगा देते हैं। देखो बेटा, एक चीज और देखना कि पार्टी में जितने लोग हैं उन लोगों को अगर तुम देखोगे ना ध्यान से, 30-30, 40-40 साल से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो एकदम से नए निकलने वाले भी अगर कुछ चेहरे होते हैं ना, तो उनका भी आप बैकग्राउंड देखना। जैसे आज मैं देख रही थी वो पासवान जी के जो बेटे हैं, तो पासवान जी का पूरा करियर ही इसमें चला गया था अपने पॉलिटिक्स में। तो उनके बेटे जो है वो 42 साल के, उनको भी शपथ दिलवा दी गई है। तो उनका भी खैर अपना एक पॉलिटिकल करियर है। अब कहने का ये मतलब है कि पॉलिटिक्स भी एक तरह का प्रोफेशन है। जैसे मैंने अभी कहा भाई हमें इस प्रोफेशन में 15 साल ICS को हो गए, तो ऐसे पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, ये भी 20 साल, 25 साल, 30 साल इस करियर को देते हैं, तब फिर जाके आगे आगे वो पार्टी में अच्छी जगह बना लेते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं, जो काम करते हैं। हाँ, इक्की दुक्की बार बहुत सारे आप सभी जानते हैं, हर तरह के लोग हैं इंडिया में पॉलिटिक्स में, लेकिन कहने का ये मतलब है कि ये भी एक प्रोफेशन है और बहुत लोग इसमें भी धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 543 में से अब जो सरकार बनी है उसके पास 272 प्लस होने चाहिए, ये कंडीशन है। इसको मैजिकल डाटा कहते हैं, जादुई आंकड़ा कहते हैं। बीजेपी 240 प्लस अदर्स, इसने बाकियों के साथ अपनी गठबंधन बना के, और ये सरकार के लिए कल आपने देख लिया, वो लाइव चल ही रहा था हर न्यूज़ चैनल पर, हर एक जगह पर लाइव था वो। तो अब क्या होगा, अब इनके मंत्रालय बटेंगे। हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई कि हमारे पीएम जो बने हैं वो दामोदर दास मोदी जी के बेटे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो उनको अगर देखें तो वो पीएम कंफर्म है। बाकी सब तो मंत्रालय देखना कैसे बटेंगे। अब मैं बताने जा रही हूँ COM के बारे में। COM का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसी को बोलते हैं मंत्री परिषद। इसमें ना बेटा बेसिकली 3 लेवल के मंत्री होते हैं। एक तो पीएम हो गए, पीएम तो सबसे ऊपर है, सर्वे सर्वा। तो COM का मुखिया अगर कहेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर है। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी है, जो पार्टी होगी उसी का मुखिया। जैसे आज मोदी जी हैं, पहले कभी इंदिरा गांधी थी या नेहरू जी थे, एक जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जी, जितने पीएम बने वो सब COM के हेड रहे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, इसी को मंत्री परिषद। पीएम जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं ना, उन लोगों को डिवाइड करेंगे अब अलग अलग डिपार्टमेंट। तो उसमें एक मंत्री कहलाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे आप सबने अगर ध्यान दिया हो तो कल जो शपथ थी उसमें 3 लेवल के मंत्री कल जो बनाए हैं, डिप्टी को छोड़ के बाकी कल जो शपथ ली है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ली है, और वो इंडिपेंडेंट चार्ज वालों ने और वो स्टेट वालों ने। तो मैं बताती हूँ अंतर क्या है। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं बेटा किसी भी डिपार्टमेंट के मुखिया। ये पीएम के खास आदमी होते हैं और इनको दिया जाता है कोई भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट बराबर इंपॉर्टेंस नहीं रखते, कुछ डिपार्टमेंट देश में बहुत ऊपर है। जैसे रक्षा मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बनेगा, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, विदेश मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ऐसे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, जो रेल मंत्री हैं या खाद्य मंत्री हैं, ये इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि किसी नौसिखिए को पकड़ा दिए, ये दिए जाएंगे सोच समझ के, प्लान्ड तरीके से। तो बड़े जो लेवल के आदमी है ना, जिन्होंने बहुत साल दे दिए इस राजनीति में और पार्टी के लिए भी बड़े डेडिकेशन के साथ काम किया, हर पार्टी उन्हीं खास चुनिंदा लोगों को ही ये डिपार्टमेंट अलॉट करती है। ये होती है पावर पीएम के हाथ में। तो पीएम कैबिनेट में अभी जो कल हमने देखा 30 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिस्ट में शामिल किया गया। 30 आदमी, जैसे अमूमन क्या करते हैं 22 से 25, 24 इतने रखते हैं। 30 आदमी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इसका मतलब 30 बड़े बड़े डिपार्टमेंट, क्योंकि कैबिनेट का मतलब इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो 30 डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन कुछ मंत्रियों की खास इंपॉर्टेंस होती है। जैसे 4-5 को मानते हैं वो पिलर्स हैं, उनके ऊपर देश चलता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो पीएम के बाद होगा ना, वो गृह मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा और अपना जो है वित्त मंत्री होगा। ये 3-4 डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे फिर ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कल आपने देखा तो राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी जी थे और 2-3 इस तरह के बड़े बड़े नाम जो थे, अपना ये अमित शाह थे। ये बेटा पिलर्स होते हैं किसी भी पार्टी में ना। खास कुछ लोग होते हैं जो उस पार्टी के लिए जी जान लगाते हैं और उस पार्टी को आगे ले जाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। वो हर पार्टी रखती है। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी कंडीशन में पार्टी के साथ दगा नहीं करते। तो हर पार्टी के हैं ऐसे कुछ, कांग्रेस में भी हैं। हर पार्टी ने अपने इस तरह के इंपॉर्टेंट लोग। जिस दिन पार्टी जीतती है फिर इन्हीं लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय अलॉट कर दिए जाते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में इस बार 30 लोगों ने कैबिनेट मिनिस्ट्री में अपनी जगह बना ली। दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बोलते हैं बेटा उसको, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कह लो, या स्टेट मिनिस्टर भी शॉर्ट में कहते हैं। स्टेट में राज्य मंत्री, आप कई बार अखबार पढ़ेंगे राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री यही तो होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं राज्य मंत्री। अब इसकी भी ना कैटेगरी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की कैटेगरी है। 2 लेवल के मंत्री होते हैं ये। कौन कौन से? एक के आगे लिखा होता है स्वतंत्र प्रभार, उसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज जिनको मिलता है, और एक कहलाते हैं बेटा सिर्फ स्टेट मिनिस्टर। एक के नाम में सिर्फ ऐसा लिखा आएगा स्टेट मिनिस्टर, एक के में लिखा आएगा स्टेट मिनिस्टर और ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट चार्ज। इसका क्या मतलब है? स्टेट मिनिस्टर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टेट में काम करेंगे, नहीं नहीं, ये काम करेंगे देश में, लेकिन देश में सारे विभाग बराबर नहीं होते। जैसे मान लीजिए घर में कोई शादी ब्याह है तो सारे काम बराबर इंपॉर्टेंस के थोड़ी ना होते हैं। कुछ काम होते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी, कुछ होते हैं नॉर्मल, कुछ होते हैं उनके बिना भी काम चल जाएगा। जो घर के खास लोग होते हैं उनको इंपॉर्टेंट काम दिए जाते हैं। अब जैसे शादी ब्याह में भाई ज्वेलरी का काम है, खाने पीने का काम है, ये सब तो इंपॉर्टेंट काम हो गए ना, भाई लेन देन का काम है, तो ये इंपॉर्टेंट लोगों को। फिर कुछ काम ऐसे भी तो होते हैं कि भैया चाय पानी का देख लिया, हल्का फुल्का पानी की सप्लाई का देख लिया, बहुत छोटे मोटे, वो थोड़े
लेवल कि भैया ये बहुत जिम्मेदार का काम नहीं है, जिम्मेदारी का तो किसी नॉर्मल से कि किसी भाई 22-25 साल के लड़के को भी पकड़ा देंगे। अगर पैसों का लेन देन और ये सब है तो आप देखना बहुत यंग बच्चे को नहीं देंगे। तो ये इस तरह से डिपार्टमेंट यहाँ भी पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ इंपॉर्टेंट विभाग मिलते हैं थोड़े से, आप देखना एज्ड लोगों को और जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पॉलिटिक्स में कई कई साल अपने लाइफ के दे दिए, उन लोगों को। फिर जब स्टेट मिनिस्ट्री बढ़ती है ना, तो स्टेट वाले कैबिनेट से रैंक में थोड़े से नीचे माने जाते हैं। इस स्टेट में कौन होते हैं? एक तो वो जिनको कह दिया आप इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र। इनको ना बेटा डिपार्टमेंट तो मिलेगा, इनको हर हाल में डिपार्टमेंट मिलेगा। कोई भी मंत्री ऐसा नहीं होगा कैबिनेट जिसके हाथ में कोई डिपार्टमेंट ना हो। तो 30 लोगों को बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है ना, उसमें आएंगे वो मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार मिलेगा। डिपार्टमेंट तो मिलेगा, लेकिन वो डिपार्टमेंट उतना इंपॉर्टेंट, उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि कैबिनेट मिनिस्ट्री का। तो डिपार्टमेंट छोटे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेशनरी का दे दिया, कोई छोटा मोटा इस तरह का डिपार्टमेंट जिसकी की वो इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कैबिनेट की। कभी भी वित्त मंत्री स्टेट मिनिस्टर नहीं बनेगा, वित्त मंत्री हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। लेकिन स्टेशनरी का काम है, कोई छोटा मोटा इस तरह का काम है स्टैटिस्टिकल वाला, तो वो छोटे लेवल पे कि स्वतंत्र प्रभार दे दो, किसी एक मंत्री को पकड़ा दो। इन लोगों को डिपार्टमेंट के मुखिया तो बन गए, पर इंपॉर्टेंट विभाग नहीं मिला। अब ये क्या करेंगे? इनको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। इनको कहा जाएगा सर आप लोगों को असिस्ट करना है। किसको? इन लोगों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री बेटा बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, काम ज्यादा होता है, तो कई बार काम ज्यादा होने के चक्कर में ना एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कहता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है और मुझे एक और अपना ही, जैसे भाई मेरे साथ भी कोई राइट हैंड हो ना मेरा, तो उस कंडीशन में जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जिनके पास है, एक आदमी को किसी एक के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम मान लें कपड़ा मंत्रालय बहुत बड़ा है, तो एक आदमी को कपड़ा मेन हो गया और एक को कपड़ा मंत्री, पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? राज्य मंत्री। इसका मतलब आप डिसीजन नहीं लेंगे, आप उसकी हेल्प करेंगे। जब वो कहेंगे किसी काम में वो फंसेंगे, समझ नहीं आ रहा है, कोई छोटा मोटा काम अलॉट करना है, तो वो जानते हैं कि मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट का एक स्टेट मिनिस्टर है। यानी स्टेट मिनिस्टर डिपार्टमेंट का मुखिया नहीं है, ये हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। किसको? जो डिपार्टमेंट इनको दिया जाएगा उसके हेड को। उसका हेड कौन है? कैबिनेट मंत्री। इस आदमी को किसी के साथ अटैच नहीं किया, ये आदमी स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किसका? कैबिनेट मिनिस्टर्स का। इन दोनों से नीचे तीसरे लेवल के मंत्री आते हैं जिन्हें कहते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स ये सबसे छोटे लेवल पे मिनिस्टर्स होते हैं और इनका बेटा कोई एज सच डिपार्टमेंट नहीं मिल सकता इनको। इन्हीं को आप कहते हैं उप मंत्री। आप सब जानते हैं किसी भी शब्द के आगे जब उप लग जाता है तो इसका मतलब उसका ओहदा एक नीचे है। जैसे किसी भी शब्द में डिप्टी लग गया या वाइस लग गया, मतलब उसके हेड के नीचे की जगह है ये। अब ये डिप्टी मिनिस्टर्स क्या करते हैं? इनको सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करना है। किसको? अगर कैबिनेट कहें कैबिनेट को और स्टेट कहें तो स्टेट को। ये कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट के मुखिया नहीं बन सकते, यानी ये पॉलिसी मेकर नहीं है, ये डिसीजन मेकर नहीं है। हाँ ठीक है, बैठकों में जाते हैं, जब मंत्री परिषद की बैठक होती है सब जाते हैं, लेकिन ये डिसीजन मेकर नहीं है। तो सबसे लोअर लेवल पे मान लो जो नए नए मंत्री बन जाते हैं ना, जनरली उनको एकदम से कैबिनेट रैंक नहीं मिलता, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अभी आप देखिए मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हरियाणा के सीएम थे, त्यागपत्र दिया, इलेक्शन लड़े सीट से और फिर अपना एमपी बन गए। पहली बार एमपी बने हैं, लेकिन पहली बार एमपी बन के भी सीधे कैबिनेट में एंट्री मिल गई। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में खेल है सारे पीएम किसको पसंद करता है, पीएम की नज़र में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी नज़र, जो पीएम की नज़र में है ना कि भाई इसकी वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं अच्छा काम कर सकता है, तो उनको मिनिस्ट्री पकड़ा दी जाती है। अब बेटा पता है इसका कारण भी क्या है? ये सब एक्चुअली बहुत बहुत हेल्पिंग हैंड से घिरे होते हैं, इनके ढेर लोग मददगार होते हैं। कौन लोग? जो इन सबसे नीचे काम करते हैं, जिसको कोई नंबर नहीं मिलता, जिनका कोई नाम भी नहीं है, जिन्हें आप कहते हैं ये सेक्रेटरीज हैं। हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई सचिव जरूर मिलेगा। जैसे वित्त मंत्री है ना, तो 100% वित्त सचिव होगा। रेल मंत्री है, रेल सचिव होगा। विदेश मंत्री है, विदेश सचिव होगा। और खास बात क्या है, ये कोई इलेक्शन से नहीं बन सकता कोई भी आदमी। ये 99.9% वो लोग रखे जाते हैं जो आईएएस रिटायर्ड या आईएएस में अच्छा कर रहे होते हैं। रिटायर्ड ना भी हो तो भी आईएएस में अच्छा कर रहे हैं। आईएएस आप जानते हैं देश के टफेस्ट एग्जाम होते हैं, और एमबीबीएस करने वाले भी, ये नीट जेईई करने वाले भी, आईआईटी करने वाले भी कितने ही लोग हैं, कितने ही बच्चे हैं जो सोचो पहले 11वीं 12वीं साइंस से पढ़ते हैं, फिर आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं या नीट में जाने के लिए पेपर देने के लिए पढ़ रहे हैं, और फिर एमबीबीएस के 5 साल, यानी जिन्होंने अपनी जिंदगी के 8-8 10-10 साल पढ़ाई को दे दिए। फिर पता है वो क्या करते हैं? वो भी कई लोग जो होते हैं वो यूपीएससी की तरफ चलते हैं। तो यूपीएससी टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, और साल भर में कभी 700, कभी 800, कभी 1000 से जनरली कम ही कम रहती है, कि दुक्की बारी 1000 जाती है। इतनी सीट्स पे फाइट होती है, तो बहुत टफ कंपटीशन है। यानी इस लेवल पे जो लोग आते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। ये तुक्के से पास नहीं हो सकता पेपर, इतने चरण है कि इसमें कचड़ा पहले ही छन जाता है। ये जो क्लियर करता है उसके अंदर बहुत कैलिबर और लगातार मेहनत करने की आदत है, तभी आईएएस तक का पेपर क्लियर होता है। तो जो लोग लाइमलाइट में रहते हैं ना आईएएस, वो कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियों को बहुत ढंग से फॉलो करवाते हैं अपने जिलों में, वो नजरों में रहते हैं। ऐसे ही लोग आईएएस लेवल वाले ही लोग सचिव बन जाते हैं, सेक्रेटरीज।
हर डिपार्टमेंट में सोचो इनको हेल्पिंग हैंड मिलता है जो सचिव है, और सचिव खूब पढ़ा लिखा आदमी है, किताबी नॉलेज भी है, फील्ड वर्क भी कर रखा है, क्योंकि आईएएस को तो जा के बेटा हर जिले में काम करना पड़ता है ना, इसीलिए सारी पॉलिसीज में 100% योगदान ये इस लेवल के अधिकारी भी देते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और एक्चुअल में ना देश चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दो तरह के लोगों की बातचीत की जाती है। किस किस की? एक होती है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव और एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी एक जो थोड़े समय के लिए आई कार्यपालिका और एक जो टिककर काम करती है। तो जो इस लेवल के लोग हैं ना, इन्हें कहा जाता है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी स्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका तो बदल सकती है, अब ये बस बीजेपी आ ही गई, नहीं तो कुछ नहीं खबर, लोग जो है ना जनता कभी भी कुछ भी कर सकती है। कार्यपालिका का नहीं पता कि कब किसकी सरकार बनेगी, वो है अस्थाई। ये मंत्री सारे अस्थाई कार्यपालिका हैं, और जो स्थायी हैं जो जम के काम करेंगे। कोई भी जो सेक्रेटरी लेवल का आदमी है ना, उसको स्थायी कार्यपालिका का अंग माना जाता है। तो इसका मतलब देश चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सचिव के लेवल तक पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी सरकारी नौकरी जो होती है ना, वो चीफ सेक्रेटरी की होती है बेटा। सेक्रेटरीज में जो सबसे ऊपर होता है, कहते हैं वो पीएम का राइट हैंड होता है। उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो रात में 2 बजे भी फोन कर रहा है तो पीएम तुरंत से उठा लेंगे, क्योंकि पीएम जानते हैं कि पूरे देश पे इनकी पूरी तरह से नजर रहती है। तो सेक्रेटरी बनना बहुत बड़ी बात होती है। यूपीएससी क्रैक करना बहुत छोटा इसके सामने माना जाता है, क्योंकि आईएएस तो बहुत ही छोटा रैंक मानते हैं इनके नजर में। सेक्रेटरी तक पहुंचने में लोगों को पूरी उम्र निकल जाती है।